तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। पिछले 2 दिन में आपने सुना वो किस्सा जिसमें बहुत सारी नई बातें निकल के आई। आज का ये किस्सा भी कुछ उससे मिलता जुलता है। इसमें से बहुत सारे करैक्टर वही हैं जिनकी बात हमने पिछले 2 दिन में की है। अब देखिए, जो शख्स एक आदमी के लिए अपनी जान तक निछावर करने को तैयार था, उसके इशारे पे कुछ भी कर सकता था, वही आदमी एक दिन अपने ही उस आका का जानलेवा कैसे बन सकता है। ये रिश्ता जो विजय कंजारी, विजय उत्तेकर उसका नाम था, लेकिन कंजारी ट्राइब को बिलोंग करता था। एक दगड़ी चाल के बिल्कुल सामने साथ में एक एरिया है कंजरवाड़ा। वहाँ पे ये पूरा ट्राइब रहता है जो काफ़ी सालों से जुर्म की दुनिया से जुड़े हुए लोग थे। गोपी कंजारी का नाम हमने कर लिया, विजय कंजारी और उत्तेकर उसका जिक्र किया। इनका एक और तीसरा बड़ा साथी था, उसका नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन वो धर्म कन्वर्ट करके मुस्लिम बन गया था और अपना नाम रख लिया था मोहम्मद अली कंजारी। उसका नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो आज बता देते हैं। ये वही मोहम्मद अली कंजारी है जो एक ज़माने में पहले गवली के साथ काम किया। जब सादिक कालिया के ऊपर हमने 3 एपिसोड बनाए थे, उनमें मोहम्मद अली कंजारी का नाम आया। ये कालिया के साथ मिलके, सादिक कालिया के साथ मिलके पहले गवली के साथ काम किया, बाद में डी कंपनी के साथ मिलके और छोटा शकील के कहने पे बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर्स मुंबई में किए सादिक कालिया और मोहम्मद अली कंजारी की जोड़ी ने। ये ऐसे लोग थे जो अपनी जान पे खेल देते थे, लेकिन एक दूसरे गैंग मेंबर की खबर नहीं देते थे। इसी किस्म का एक ईरानियन गैंग जो है वो अम्बेवाड़ी, जो बॉम्बे के बाहर नेशनल रेयन कॉरपोरेशन जो एक धागा बनाने की जो कंपनी है, उसके पास अम्बेवाड़ी एरिया है जहाँ पे वो ईरानियन ट्राइब रहता है। और वो पूरे का पूरा ट्राइब का किस्सा है चोरी चकारी, जेब काटना, टेलीफोन, चेन स्नैचिंग, इस किस्म के काम। बहुत बार नई मुंबई की पुलिस ने, पालघर की पुलिस, मुंबई की क्राइम ब्रांच उस इलाके में जाके जब आरोपियों को पकड़ने जाती है तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता उनकी कॉलोनी में। तो वो कहानी आपको फिर कभी सुनाएंगे। बहुत अभी 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा कांड वहाँ पे हुआ है, उसकी डिटेल मंगवा रहा हूँ। वो आते ही आपके साथ वो ईरानियन गैंग का वो जो ट्राइब का पूरा किस्सा आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह ये कंजरवाड़ा का जो गैंग, पूरा कंजारी गैंग, बहुत ही डेंजरस गैंग था। गोपी काफ़ी कई बड़े जो हॉटलियर थे, डांस बार चलाते थे, बियर बार चलाते थे, परमानेंट रूप चलाते थे, शेटी कंपनी के इसी किस्म के लोगों के साथ बॉडीगार्ड का काम किया करता था। तो सब क्रिमिनल्स को जानता था और वो क्योंकि फैमिली में बड़ा था अपने ट्राइब में, इसलिए उसकी इज्जत भी काफ़ी थी। लेकिन तीसरा साथी इनका धर्म बदली करके मोहम्मद अली कंजारी बन गया। आज के दिन में बांग्लादेश में रह रहा है और सोने की तस्करी का काम कर रहा है। इस किस्म की खबरें हमारी एजेंसी से मिलती रही। अब देखिए, विजय उत्तेकर जिसका 2 दिन से हमने जिक्र किया, ये आदमी अपने बड़ा भाई समझो या गैंग का लीडर समझो, उसके साथ बाबू रेशम के साथ उसके मरने के पहले आर्थर रोड जेल में बाबू रेशम के साथ बंद था। और इनके और भी कुछ साथी किसी मर्डर केस के चक्कर में जेल में बंद थे। और ये वो समय था जब उसी जेल में, उसी समय पे मुंबई की आर्थर रोड जेल, उसमें अमीरजादा भी बंद था। अमीरजादा के साथ जो पठान गैंग से जुड़े हुए बड़े लोग थे वो भी उसके साथ उसी जेल में बंद थे, जिनमें एंथनी कालिया या कालिया एंथनी भी कह देते थे और अब्दुल कुंजू जैसे लोग
ये भी उसी जेल में थे। तो इनका अंदर भी जेल में कई बार झगड़ा हुआ। जेल के अंदर बैठे बैठे बाबू रेशम ने प्लान बनाया कि अमीरजादा को जेल में ही मार दिया जाए। उसका जिम्मेदारी अमीरजादा पे हमला करने की दी गई किसी और को नहीं, बल्कि इसी विजय कंजारी को। अब देखिए, जेल के अंदर बाबू रेशम के कहने पे विजय कंजारी अमीरजादा पे हमला करने को तैयार हुआ और स्कीम ये बनाई गई कि दोपहर के 12 बजे इन लोगों के जो डेंजरस क्रिमिनल जो होते थे उनकी बैरक को ताला लगा दिया जाता था और ताला लगा के जो वार्डन वगैरह होते थे वो अपना खाना वाना खाने या कुछ देर के लिए आराम करने चले जाते थे। बैरक्स के बाहर पहरा नहीं होता था क्योंकि बाहर से ताला लगा दिया होता था। इसी तरह इसी किस्म का कार्यक्रम रात के 8 बजे भी होता था, जब पूरी बैरकों को बंद करके सब कैदियों को अंदर डाल के बाहर का ताले हर बैरक का लगा दिया जाता था। तो इन्होंने लोगों ने स्कीम बनाई, बाबू रेशम ने, विजय कंजारी ने और कुछ लोग भी साथ में हो गए। इन्होंने स्कीम बनाई कि दोपहर के 12 बजे जब गार्ड वो ताला लगा के चला जाएगा तो हम उस ताले को तोड़ के अमीरजादा की बैरक में घुसेंगे और उसको जान से मार डालेंगे। बाबू रेशम खुद इसमें शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि उसका जो सपना था वो एक बार फिर बाहर आके अपनी गैंग की लीडरशिप संभालने का था। सूत्रों के मुताबिक जो लोग उस समय जेल में थे उन लोगों से मैंने बात की, उनका कहना था कि ये स्कीम चलते चलते कई हफ्ते निकल गए लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था जब अमीरजादा इनकी निगाह के सामने आए और ताला तोड़ के, कई बार होता ऐसे था कि कोई तारीख निकल आती थी, कोर्ट में लेके जाना पड़ता था, कभी कोई मुलाकात के टाइम पे किसी अफसर ने आ गया स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है, तो 2-3 बार इनका प्रोग्राम सिर्फ इसलिए फेल हो गया कि जब अटैक करने जाना होता था तो अमीरजादा बैरक में नहीं होता था। तो एक दिन मौका निकाल के इन लोगों ने अमीरजादा पे अटैक किया और उसके पाँव पे चोट भी लगी, लेकिन गार्ड लोग टाइम पे आ गए और अमीरजादा के साथ कालिया एंथनी और अब्दुल कुंजू वगैरह लोगों ने इसको बचाया। दोनों ग्रुप में लड़ाई होती है जिसमें विजय उत्तेकर उर्फ कंजारी भी हल्का सा जख्मी होता है। बाबू रेशम के साथ गाली गलौज होता है जेल के अंदर और काफ़ी हफरा तफरी के बीच सब लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया जाता है। अमीरजादा उसके साथियों को शिफ्ट करके दूर की बैरक में भेज दिया जाता है, जबकि बाबू रेशम और इसके साथियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस किस्म के झगड़े जेल के अंदर भी हो गए थे। उसके बाद में इनकी जमानत होती है, बाहर आते हैं और डी कंपनी की तैयारी शुरू हो जाती है अमीरजादा से बदला लेने की, जिसने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर को प्रभा देवी में पेट्रोल पंप पे मारा था अपने साथियों के साथ, जिनमें आलमगीर शामिल था, दूसरे लोग थे। अब देखिए, वो पूरी साजिश तैयार होती है अमीरजादा को जेल में मारने की, लेकिन उसमें जो जेल के अंदर अटैक हुआ था, जिस आदमी ने वो अटैक किया था, वही आदमी जब जमानत पे रिहा हो के दगड़ी चाल जाता है किसी छोटी सी बात को लेके, विजय कंजारी को बाबू रेशम थप्पड़ जड़ जाता है और उसका कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। उन्हीं लोगों ने, जिनको विजय कंजारी मारने जा रहा था, उन्हीं लोगों के साथ मिलके, पठान गैंग के साथ मिलके और दूसरे छठी गैंग के साथ मिलके उसे विजय ने अपने ही एक समय पे रहे बॉस बाबू रेशम का कत्ल कर दिया। वो कहानी कल आपने सुनी। अब अमीरजादा की बात आगे बढ़ाते हैं। जैसे कहा, अमीरजादा को 3-4 केसेस में कोर्ट में तारीख के लिए जाना पड़ता था। उसके लिए दाऊद गैंग ने हायर किया डेविड परदेसी को।
अब डेविड परदेसी नया आदमी, कभी जुल्म की दुनिया में आया नहीं था, हथियार कभी देखे नहीं थे, चलाए नहीं थे, जिंदगी में पहला काम, पूरा घबराया और उसको दारू पिला के कोर्ट भेजा गया कि इसको थोड़ी हिम्मत आए। और इस शख्स को, डेविड परदेसी को, दारू पिला के कोर्ट के प्रेमाइसेस में भेज दिया जाता है। दाऊद गैंग को पता था कि अगर इस आदमी ने दारू वारू नहीं पी तो ये शायद लास्ट मोमेंट पे गोली चलाने से हिचकिचाएगा या डर जाएगा, लेकिन उसको ये बोला गया था कि तुम गोली चला के फर्स्ट फ्लोर से कूद जाना, भाग जाना, पकड़े नहीं जाना। तो वही बात हुई। ये आदमी दारू पी के कोर्ट में जाता है, अपना बैलेंस रखता है, लेकिन फिर भी गोली चलाने में उसने काफ़ी देर की, काफ़ी देर सोच समझ के, हिम्मत करके, जुटा के बड़ी मुश्किल से उसने निशाना साधा। और कोर्ट के विटनेस बॉक्स में, जहाँ पर पूरे जो 6-7 लोग और ओपी साहब जिनकी पेशी थी, उनको एक लकड़ी का छोटा सा एक बना होती है पार्टीशन, उसके अंदर बेंच लंबे लंबे रखे होते हैं, उस पर बैठा दिया जाता है। तो एक एक करके जब उनकी जज के सामने पेशी होती है तो उनको वहाँ से निकाल के सामने जो छोटा कटहरा होता है जज के टेबल के नीचे, वहाँ पे खड़े करके उनकी बयानबाजी सुनी जाती है। तो जो दीवार के साथ जो बैठने का एरिया था, उसमें अभी अमीरजादा और उसके साथ सदीकी, उसका दोस्त, वो था, बैठे हुए थे, कुछ और लोग भी थे। लेकिन ये आदमी बड़ी हिम्मत से निकाल के, अपना हथियार निकाल के फायर करता है 3-4, और अमीरजादा को लगता है। उसके बाद ये आदमी खिड़की से भागने के लिए, जैसे ही खिड़की की तरफ भागता है नीचे जंप करने के लिए, तो इसकी नज़र जाती है कि दाऊद के 15-20 लोग नीचे खड़े हैं। ये डर जाता है कि ये कोई मामला गड़बड़ है। वापस आता है और तभी इसहाक बागवान जो सब इंस्पेक्टर थे तभी कोर्ट में मौजूद थे, जो अमीरजादा को लेके आए थे। वो अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली चला के इस आदमी के पाँव में गोली मार के इसको काबू कर लेते हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी साजिश बनाई गई थी कि जैसे ही ये आदमी नीचे जंप करेगा, दाऊद के लोग उसको वहाँ से उठा के ले जाएंगे और उसको ठिकाने लगा देंगे, ताकि कोई सबूत या किसी किस्म की पूरी जो साजिश रची गई थी अमीरजादा को मारने की, उसमें किसी का और नुकसान नहीं हो। तो एक के साथ काम करवाओ और उसके साथ उसका भी काम कर दो, केस खत्म। इसके अलावा जो अभी जो सोर्सेस ने बताया, इतने सालों के बाद जिन्होंने इस केस को टैकल किया था, साजिश यहाँ तक बनाई गई कि अगर किसी तरीके से, किसी कारणवश अमीरजादा बुरी तरह इंजर्ड नहीं होता है और उसको यहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो उसमें ये भी पक्का किया गया, पूछा गया अफसरों से, अपने सोर्सेज से, कि अगर यहाँ जो हादसा ऐसा कुछ हो जाए तो पेशेंट को कहाँ लेके जाओगे, इंजर्ड पर्सन को। बताया कि उनको हम फलां हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। वहाँ कोर्ट के नज़दीक 2 हॉस्पिटल पड़ते हैं, एक जीटी हॉस्पिटल है, एक सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है। तो नॉर्मली कोई भी वारदात हो जाए तो इमीडिएटली उसको जीटी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ले जाना जल्दी ले आया जाता है। सेंट किंग जॉर्ज जो कॉलेज हॉस्पिटल है, उसमें वीटी स्टेशन की तरफ से काफ़ी घूम के जाना पड़ता है। तो ये भी कंफर्म कर लिया गया। और दाऊद गैंग के लोगों ने जो इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, उन लोगों ने यहाँ तक जाल बिछाया कि उस हॉस्पिटल में, जीटी हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी कैजुअलिटी वार्ड जो होता है, उसमें स्टाफ ऑन ड्यूटी से सेटिंग किया कि अगर ये आदमी जिंदा आ गया यहाँ पे, उसको ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ ऐसी दवाई मिलावट करके दे देना कि वो मर जाए। और पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या हॉस्पिटल में ऐसा हो सकता है। लेकिन अंदर के लोग, जिन लोगों ने वो किस्सा पूरा देखा था, जिनसे मेरी अभी नए सिरे से इतने सालों के बाद बातचीत होनी फिर से शुरू हुई है, उनके मुताबिक यहाँ तक सेटिंग हो जाती है। हॉस्पिटल में भी करप्ट लोग होते हैं जो चंद सिक्कों के लिए
कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे भी 3-4 इंसिडेंट उन लोगों ने मुझे सुनाए, जो आने वाले दिनों में वो भी आपको बताएंगे कैसे हॉस्पिटल से मिलकर, हॉस्पिटल के स्टाफ से मिलकर बड़े बड़े आरोपियों का काम तमाम किया गया। वो अपने आप में एक डिफरेंट कहानी है। करप्शन किस हद तक हो सकती है वो किससे भी आपको सुनाएंगे। खैर, तो इस केस में भी जैसे ही अमीरजादा हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो जिंदा था। ट्रीटमेंट देने की बजाय उसको कोई दवा दे दी गई या इंजेक्शन लगा दिया गया कि वो उसकी हालत सुधरे नहीं, और कुछ घंटों के बाद उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती। तो आप देखिए कि अंडरवर्ल्ड अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए कितनी लंबी और कितनी पुख्ता कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, कितनी बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग होती है और कितने काम किए जाते हैं। और इनकी दुश्मनी इन्हीं लोगों ने, बाबू रेशम और उसके साथियों ने, जो समद खान को मारा दाऊद के साथ मिलके, वो अपने आप में एक और कहानी, वो भी आपको आने वाले दिनों में सुनाएं कि पठान गैंग के साथ बाबू रेशम की क्या दुश्मनी थी। अलंकार सिनेमा के पास महेश ढोलकिया के साथ मीटिंग में करीम लाला क्यों शामिल थे, वो तरतीब से एक बड़े विस्तार से आपको एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे, वो भी बताया जाएगा। तो अमीरजादा की कहानी इस तरीके से ख़त्म होती है, और उसके बाद जो बाकी पठान गैंग के साथ दुश्मनियाँ दाऊद गैंग की कैसे चलती हैं, और इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।